ओके, एंग्जाइटी की बात करते हैं, थ्रेट टू ईगो। ये एंग्जाइटी, ये इसी के अंदर सारा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ कि जो जो एंग्जाइटी की बात करते हैं ना सिगमंड फ्रायड, वो बात करते हैं कि ये हमारी ईगो को थ्रेट होता है। जब ये आपस में इनकी सुलह नहीं करवा पा रही होती तो उस वक्त थ्रेट आ जाता है ईगो को, जिसकी वजह से हम एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं। एंग्जाइटी द फ्राइड ऑफ फीलिंग ऑफ फियर विदाउट एन ऑब्वियस काज। अच्छा, ये मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई जो फ्रायड ने इसकी डेफिनेशन दी है, ये प्योर डेफिनेशन है, याद रखिएगा। आपसे भी पूछा जा सकता है कभी भी किसी भी तरीके से, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फ्रायड ने बोला है कि जो एंग्जाइटी है ना, ये फीलिंग ऑफ फियर विदाउट एनी एन ऑब्वियस काज, किसी ऑब्वियस कॉज के बिना हमें जो फेयर हो रहा होता है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। लेकिन हम ये भी इस चीज को भी हमने एक्सपीरियंस किया है या करते हैं कि हमें कॉज का पता भी होता है, कॉज का हमें पता भी होता है कि इस वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है। मिसाल के तौर पर आपका एग्जाम होने वाला, एग्जाम से पहले हमें परेशानी हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है। अब हमें क्लियरली पता है कि ये परेशानी मुझे एग्जाम की वजह से है, लेकिन अब यहां पर तो हमें मालूम है, यानी कि एग्जाम वाली एंग्जाइटी का तो हमें पता है कि मेरी वजह क्या है। या अगर आपने इंटरव्यू देना है तो उस वक्त भी आपको एक एंग्जाइटी हो रही होती है, वहां पर भी आपको पता होता है कि मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है। ठीक है, लेकिन इसने डेफिनेशन दी है कि फियर विदाउट एन ऑब्वियस काज, वो एंग्जाइटी जो आपको किसी मतलब के कॉज के बिना एंग्जाइटी या फियर हो रहा होता है, उसको बोला गया एंग्जाइटी। मैंने बहुत से टीचर से इसका पूछा था ये वाला कि एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताएं, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि विद कॉज, कुछ ने विद कॉज, कुछ ने विदाउट कॉज। या मैंने ये पूछा था कि इसके बारे में मुझे बताया, तो कोई मुझे सही से एलेबोरेट नहीं कर पाया। तो फिर एक हमारी यूनिवर्सिटी की एचओडी थी, उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया आंसर करके, वो मुझे आंसर ठीक भी लगा। उन्होंने बोला कि ये डेफिनेशन सिर्फ आपने सिगमंड फ्रायड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ये सिगमंड फ्रायड का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फीलिंग ऑफ फियर विदाउट एन ऑब्वियस कॉज, एंग्जाइटी की वो डेफिनेशन जो सिर्फ सिगमंड फ्रायड ने दी है। लाजमी नहीं कि सारी डेफिनेशंस इसके साथ मैच कर रही हूं। ठीक है, अब जो हमारा पैनिक अटैक होता है, अब मैं इसको, फिर मैंने इसकी लॉजिक ढूंढी कि इसको कैसे मैंने अगर समझाना हो तो मैं समझाऊंगा। मैंने पैनिक अटैक को इस पे अप्लाई कर दिया, पैनिक अटैक पे ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी। पैनिक अटैक जब हमें आता है ना, तो कोई उसकी ऑब्वियस काज हमें नहीं पता होती, कोई भी उसकी ऑब्वियस कॉज हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो फिर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ये मतलब जो है विदाउट एन ऑब्वियस कॉज, ये पैनिक वाला जो डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक है, उस पर बेहतरीन फिट होती है ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, वैसे तो विद कॉज भी होती है, बेशुमार जगह पे आपको कॉज के साथ भी एंग्जाइटी की डेफिनेशन मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ये वाला आपका इशू रिजॉल्व हो गया होगा, अगर आपको पहले नहीं पता था तो। You already have a general idea of what the word anxiety means because you know how you feel when you are anxious about something। वो कहते हैं आपको नहीं पता होगा कि आप कैसा फील करते हैं। It's not unlike fear, ये फियर की तरह नहीं है, बट वी मे नॉट नो व्हाट वी आर अफ्रेड ऑफ। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज से मतलब कि हमें डर है, किस चीज का खौफ है। फ्रॉयड डिस्क्राइब्ड एंजाइटी एज एन ऑब्जेक्टलेस फियर, मीनिंग दैट वी कैन नॉट पॉइंट टू इट्स सोर्स। हम इसके सोर्स की जानब पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसका सोर्स क्या है, कहां से आ रही है ये एंग्जाइटी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम वो एग्जाम वाली एंग्जाइटी की तरफ देखें, इंटरव्यू वाली एंग्जाइटी की तरफ देखें, तो ये तो फिर हमारा तजाद हो रहा है ना। तो फिर इन दोनों चीजों को मैंने कर ही अलग दिया कि इसका जो फ्रायड की डेफिनेशन है उसको फ्रायड के अकॉर्डिंग समझो, बाकी डेफिनेशंस को बाकियों के अकॉर्डिंग देखो। टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट कॉज्ड इट, फ्रायड मेड एंग्जाइटी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी थ्योरी। इसने एंग्जाइटी की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है, एंग्जाइटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, इट इज फंडामेंटल दैट डेवलपमेंट ऑफ ऑल न्यूरोटिक एंड साइकोटिक बिहेवियर। इसका कहना था कि ये बेसिकली बुनियाद होती है, एंग्जाइटी ही बुनियाद होती है हमारे न्यूरोटिक और साइकोटिक जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी की वजह से ही हो रहे होते हैं हमें। एंग्जाइटी अराइजेस व्हेन ईगो कैन नॉट कोप टू मच, जब ईगो फेल हो जाती है तो उस वक्त होती है एंग्जाइटी। कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? डिमांड्स ऑफ द इड, जब डिमांड हो जाएंगी, यानी कि इड की डिमांड्स की वजह से हमारी एंग्जाइटी होती है। दूसरा डिमांड्स ऑफ द ईगो, ईगो की डिमांड्स की वजह से। तीसरा एक्सटर्नल डेंजर, अगर हमारा जो एक्सटर्नल डेंजर होगा, यानी कि हमें कोई बैरूनी खतरा होगा, उस वजह से भी हमें एंग्जाइटी हो रही होती है। ये तीन चीजें होती हैं, तीन सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही होती है। अच्छा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट एंग्जाइटी, उस एंग्जाइटी से बचने के लिए कि हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी डेली रूटीन पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं? ईगो यूज डिफेंस मैकेनिज्म, डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीन टाइप्स की एंग्जाइटी दी थी, रियलिटी एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी, मॉरल एंग्जाइटी। रियलिटी एंग्जाइटी क्या होती है? फर्स्ट टाइप ऑफ एंग्जाइटी दैट वन
फ्रॉम विच द अदर्स आर ड्राइव्ड, दूसरी एंग्जाइटी जिससे ड्राइव की जाती है, इस रियलिटी एंग्जाइटी, इसको रियलिटी एंग्जाइटी या ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी बोलते हैं। अब यहां पर उसने जब टाइप्स बताई हैं तो यहां पर वो गड़बड़ कर गया है। उसने बोला ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी, ऑब्जेक्टिव एंग्जाइटी का मतलब है कि वो आपको कुछ ना कुछ तो उसकी वजह दे रहा होगा ना, मिसाल के तौर पर दिस इन्वॉल्व द फियर ऑफ रियल डेंजर्स इन द रियल वर्ल्ड, जो मैंने बात की थी कि आपकी जो रियलिटी हमें वजह नजर आ रही होती है। मोस्ट ऑफ अस जस्टिफाइबली फियर फायर्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक या सिमिलर डिजास्टर्स, हमें जो डिजास्टर्स की वजह से एंग्जाइटी हो रही होती है। मिसाल के तौर पर जब किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है, जब किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है तो हम क्या भाग रहे होते हैं, ठीक है, वी रन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंप आउट ऑफ द पास ऑफ स्पीडिंग कार्स, रन आउट ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग्स, यानी कि वो जो आग लगने की वजह से या डिफरेंट चीजों की वजह से या डर की वजह से हम जो भाग रहे होते हैं, इसको रियलिटी एंग्जाइटी, जो रियलिटी में हमें फील हो रही होती है एक्चुअल में। अच्छा, न्यूरोटिक एंग्जाइटी क्या होती है? इट्स बेसिस इन चाइल्डहुड, इसकी जो बेसिस हैं चाइल्डहुड में होती है, ठीक है। इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी जो हमारी इंस्टिंक्ट्स की ग्रेटिफिकेशन होती है उसमें और रियलिटी में आपस में जब होता है ना तसादुम, रियलिटी और ग्रेटिफिकेशन, या अब इस तरह से कह सकते हैं ईगो, सॉरी ईड या ईगो के दरमियान में जब होती है उस वक्त होती है। चिल्ड्रन आर ऑफन पनिश्ड फॉर ओवरटली एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल और अग्रेसिव इंपल्सेस, इसकी वजह से उनको हो रही मतलब कि सजा मिलती है जब एक्सप्रेस करने के लिए। देयरफॉर द विश टू ग्रेटिफाई सर्टेन ईड इंपल्सेस जनरेट एंग्जाइटी, इसलिए क्योंकि वो सोशली या आप कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते चीजों को सोसाइटी के अंदर, इस वजह से वो एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। न्यूरोटिक एंग्जाइटी इज एन अनकॉन्शियस फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड, ये जो एंग्जाइटी होती है ये हमारा अनकॉन्शियस फियर होता है कि हमें सजा मिलेगी, कोई खास तरह के बिहेवियर अगर शो करेंगे तो, ठीक है। किसी अनकॉन्शियस हमारा जो फियर होता है उसकी वजह से जो एंग्जाइटी या वो वाली जो डर होता है उसको न्यूरोटिक एंग्जाइटी बोलते हैं। अच्छा, नोट दैट द फियर इज नॉट ऑफ द इंस्टिंक्ट्स इटसेल्फ, इंस्टिंक्ट्स नहीं होती, बट ऑफ व्हाट माइट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटिफाइंग द इंस्टिंक्ट्स, ये वो इंस्टिंक्ट जो हमारी माइंड में क्रिएट हो रही होती हैं वो एंग्जाइटी नहीं होती बेसिकली। वो कहते हैं कि उनको ग्रेटिफाई करने की रिजल्ट में हमारे साथ जो होना होता है ना उसका डर होता है, उस चीज का डर। मिसाल के तौर पर सेक्सुअल अर्ज आई है या कोई ऐसी नीड आई है जिसमें चोरी करनी है हमने, अब हमें पता है कि चोरी करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो वो जो खौफ है ना वो न्यूरोटिक एंग्जाइटी। मॉरल एंग्जाइटी क्या होता है? जब आपका जो मॉरल एंग्जाइटी रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, जब इड और सुपर ईगो के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हाई हो जाता है ना उस वक्त जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं मॉरल एंग्जाइटी। अच्छा, पर्पस फॉर एंग्जाइटी क्या होता है? यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि एंग्जाइटी का पर्पस बेसिकली होता है हमें बचाना ही होता है, हमें प्रोटेक्ट करना ही होता है। कैसे देखते हैं? एंग्जाइटी सर्व्स एज अ वार्निंग टू पर्सन दैट समथिंग इज एमिस विद इन द पर्सनैलिटी, एंग्जाइटी हमें बता रही होती है कि यार कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ नेगेटिव या होने वाला है, कोई ऐसी गड़बड़ है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए ठीक भी होती है। एंग्जाइटी इंड्यूसेस टेंशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड दस बिकम्स अ ड्राइव, ये हमारे अंदर एक मतलब कि टेंशन क्रिएट कर देती है और हमें ड्राइव कर देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस वक्त हमें किस चीज की नीड है। या तो हमें खतरे से आगाह कर देती है या फिर हमें नीड से आगाह कर देती है या हमें फिर कोई बैड एक्सपीरियंसेस होने लगता है उससे आगाह कर देती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो जो हमें जिससे ये आगाह कर देती है फिर हम उस तरफ चल पड़ते हैं उसके सोल्यूशन के लिए। मिसाल के तौर पर भूख लगी है तो खाने की तरफ चलते हैं, ये बताती है हमें थर्स्ट, प्यास लगती है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। Anxiety alerts the individual the ego is being threatened and the unless action is taken, the ego might be overthrown. How can ego protect or defend itself? There are number of options running, वही वाली बात है कि कैसे प्रोटेक्ट करेगी, फिर वो बताता है कि डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जिसको डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म अब हम नीचे देखेंगे क्या होते हैं। यहां तक कोई किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली हमारा डिफेंस होता है एंग्जाइटी के अगेंस्ट। एंग्जाइटी से बचने के लिए हम जो डिफेंस या डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं वो टेक्निक्स जो होती हैं ना उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है।
मैं सिगमंड फ्राइड की उसके काम में से जिस काम से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ ना, मतलब ये नहीं कि इसी काम से हुआ, और बाकी भी उसके बहुत सारे काम हैं जो बहुत इम्प्रेस करते हैं, मुतासर करते हैं। उनमें से एक काम डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म ना होते तो हम कभी भी नॉर्मल ना रह पाते, हम कभी भी नॉर्मली जिंदगी ना गुजार पाते अगर हमारी लाइफ के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म ना होता। जब मैंने इसको पढ़ा ना, जब मैंने इसको देखा, समझा और इसको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो मैं हैरान रह गया कि यार इस बंदे ने क्या निकाला है। मतलब कि इस बंदे ने क्या डिस्कवरी की है कि यार ये हम कैसे चीजों को अपनी एंग्जाइटी को या डर को या खौफ को दबा रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर, और नॉर्मल रहने के लिए कर रहे होते हैं ये। अगर हम ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज ना करें तो हम नॉर्मल ना रह पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको देखते हैं, समझते हैं। Strategies the ego used to defend itself against anxiety provoked by conflict of everyday life। everyday life के अंदर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोक करते हैं या उठते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व डिनाइल्स और डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। बेसिकली इसके दो चीजें, आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, नीचे मैंने लिखी हैं नंबरिंग के साथ। पहली क्या है? डिनाइल और डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी को ये डिनाई कर रहे होते हैं, यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं ना, रियलिटी को मान नहीं रहते, रियलिटी को मानने से इनकार कर रहे होते हैं, यानी कि रियलिटी के उलट चल रहे होते हैं। अगर आपका अचानक किसी की डेथ हो गई तो हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें हमारा नुकसान है, या हमें मतलब कि हमें झटका लग रहा होता है, या हमें लग रहा होता है कि मेंटली मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा, तो हम उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। या ऐसे एक्सपीरियंसेस, इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारे लिए या तो हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, या हमारे लिए अपने लिए अजियत का बायस होते हैं उनको बार बार याद करना, तो हम क्या करते हैं, उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लॉजिक दे के, रैशनैलिटी के साथ, या सप्रेशन के साथ, या रिग्रेशन के साथ, किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरा इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ऑपरेट अनकॉन्शियसली। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले दिनों के, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कॉन्शियसली ऑपरेट हो रहे होते हैं या अनकॉन्शियसली। तो याद रखिएगा, एक तो ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं, दूसरा ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहे होते हैं। कॉन्शियसली हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं करते अक्सर, क्योंकि अगर हम कॉन्शियसली करेंगे ना तो फिर फिर भी हम नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। ये मैंने बात कहीं से पढ़ी थी कि अगर हम इसको कॉन्शियसली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना, तो भी हम वो नहीं रह पाएंगे नॉर्मल, क्योंकि हमें पता होगा कि यार रियलिटी क्या है, मैं जानबूझ के इसको डिनाई कर रहा हूं, तो भी वो कहते हैं कि हमारे लिए इशू होगा। तो अनकॉन्शियसली ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। अगर आपसे ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि ये क्यों अनकॉन्शियसली ऑपरेट होते हैं, कॉन्शियसली क्यों नहीं हो सकते। तो कॉन्शियसली बिल्कुल हो सकते हैं। कॉन्शियसली तो इट मीन्स कि हम खुद करेंगे ना, हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स जो कि मैंने निकाले हैं। मुझे अब तक जो मिले हैं टोटल 30 मिले हैं। आपने शायद 8-10 ही पढ़े होंगे ज्यादा, लेकिन मैंने 30 निकाले हैं, 30 मिले हैं मुझे। 30 बड़ी ही अच्छी डेफिनेशंस, बड़ी आसान डेफिनेशंस के साथ मैंने लिखे हैं, विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल भी 2-2 3-3 4-4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आपको मजा आएगा पढ़ के, और आप देखेंगे कि हम डेली लाइफ के अंदर कैसे इसको अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, है ना, अपनी जिंदगियों में कैसे हम देख रहे होते हैं। अगर तो आप लोग इसको खुद पढ़ लोगे तो मैं नोट सेंड कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर हम इसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम अब हमारा पूरा हो चुका है। आप बता दें, अगर तो आप खुद पढ़ लोगे तो मैं आपको नोट सेंड कर देता हूँ, ये कल शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम पढ़ें तो फिर कल इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, बता दें।